हेलो दोस्तों। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 20 मई 2022 का करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक क्या है, जीएस पेपर 1 से पहला टॉपिक पूरी हेरिटेज कॉरिडोर। ठीक है, पुरी में जो है हेरिटेज कॉरिडोर है, पुरी जगन्नाथपुरी उड़ीसा। तो एएसआई जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके अनुसार जो ओडिशा राज्य सरकार है उसके द्वारा जो स्मारकों के संरक्षित और नियंत्रित क्षेत्र है उसमें जो है उचित लाइसेंस के बिना क्या हुआ, पूरी हेरिटेज कॉरिडोर इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो हेरिटेज कॉरिडोर है उसके प्रस्ताव के खिलाफ अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है उसकी संरचनागत सुरक्षा पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। ठीक है, देखिए पुरी यहाँ पे है, बिल्कुल उड़ीसा के यहाँ पे ये कोस्टल एरिया है, यहीं पे जो है ये पड़ता है। पुरी हेरिटेज कॉरिडोर योजना परियोजना के बारे में, तो 2016 में परिकल्पित इस परियोजना का उद्देश्य क्या था, धार्मिक शहर पुरी को एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर स्थल में रूपांतरित कर देना। इस परियोजना में पुरी झील का पुनर्व्यास और मूसा नदी इसका जो है जीर्णोद्धार योजना भी शामिल है। ठीक है, जो भी बाद में कंप्लीट होगी। जगन्नाथ पुरी मंदिर के बारे में अगर हम देखें तो ये उड़ीसा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जगन्नाथ, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप था जगन्नाथ, उसको समर्पित वैष्णव संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। ठीक है, माना जाता है कि जो ये मंदिर है उसका निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, जहाँ हिंदू जो है हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण पुरी में मृत्यु के देवता यम जो थे उनकी शक्ति समाप्त हो गई थी। ठीक है, इस मंदिर को जो है सफ़ेद पगोड़ा भी कहा जाता है, वाइट पगोड़ा। यह चार धाम तीर्थ बद्रीनाथ द्वारका पुरी रामेश्वरम का एक भाग ही है। ठीक है, उसके बाद जगन्नाथपुरी मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा, रथ उत्सव वहाँ पे पूरी रथ यात्रा की जाती है, उसके लिए प्रसिद्ध है। इस यात्रा में से 3 मुख्य देवताओं को विशाल और विस्तृत रूप में सजाए गए मंदिर के आकार में निर्मित रथों पर बैठाकर यात्रा कराई जाती है। इस विशाल रथों को भक्तों द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक जीएस पेपर 1 से, ये भी महिलाओं के लिए विवाह की उम्र जो है उसमें बढ़ा दी गई है, 18 से 21 कर दी गई है। तो बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था जो इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फोरम आईसीपीएफ, इसके द्वारा सरकार के महिलाओं के लिए विवाह की उम्र बढ़ाने संबंधी कदम का विरोध किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आईसीपीएफ जो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा शुरू किए गए बाल अधिकार संगठनों का एक अम्ब्रेला निकाय है। ठीक है, मतलब उसी से जुड़ा हुआ है। हाल ही में आईसीपीएफ महिलाओं के लिए विवाह की आयु को 18 वर्ष से 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक का अध्ययन कर रहे संसदीय पैनल के समक्ष पेश हुआ था। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फोरम द्वारा विवाह की आयु में वृद्धि किए जाने के विरोध का कारण, तो इसमें विरोध का कारण क्या है, क्योंकि महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने से जो युवा वयस्क है, विशेषकर जो अपने माता पिता की सहमति के विरुद्ध विवाह करते हैं, उनके द्वारा वैवाहिक बंधन में बंधना अपराध हो जाएगा। ठीक है, मतलब उन्हें 21, जब लड़की है वो भी 21 साल की होनी चाहिए, तो ऐसे में जो है उनके लिए ये अपराध हो जाएगा अगर 21 से कम अगर वो शादी करेंगे तो। इसके अलावा यह कानून अपनी पसंद से विवाह करने संबंधी महिलाओं की स्वायत्ता के खिलाफ पितृसत्तात्मक हिंसा को मजबूत करेगा। उसके अलावा बाल विवाह निषेध विधेयक 2021, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल 2021, इस विधेयक में महिलाओं के लिए विवाह हेतु विधिक उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, हाल ही में इस विधेयक की समीक्षा के लिए गठित संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। यह विधेयक जो है निम्नलिखित कानूनों में संशोधन करेगा। कौन से इन सब कानूनों में जो है संशोधन किया जाएगा इसके द्वारा। उसके बाद देखिए जो इस संदर्भ में वैधानिक प्रावधान अगर देखें तो वर्तमान में कानूनों के अनुसार पुरुष महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 18 है, महिलाओं के लिए 18, पुरुष के लिए 21। विवाह हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु जो है वयस्क होने की आयु से अलग होती है। ठीक है, न्यूनतम मिनिमम आयु जो है वयस्क होने के लिए तो 21 22 25 कभी भी होता है, पर न्यूनतम आयु जो है वो इतनी रहती है 21 18। वयस्क लैंगिक रूप से तटस्थ होती है। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अनुसार कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर वयस्क हो जाता है। ठीक है, हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के 3 में वधु जो है, जो वाइफ होती है, मतलब लेडी जो होती है, फीमेल होती है, जो न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर्ग के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई। बाल विवाह गैर कानूनी नहीं है, किंतु विवाह में किसी नाबालिग के अनुरोध पर विवाह को शून्य घोषित किया जाता है। मतलब जो 18 से कम की अगर कोई वो मना कर रही है तो वो शून्य घोषित किया जाएगा। इस्लाम में नाबालिग के यौवन प्राप्त कर लेने के पश्चात विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध माना जाता है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत
क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह के लिए सहमति की न्यूनतम आयु 18 और 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इस कानून पर फिर से पुनर्विचार क्यों किया जा रहा है, इससे संबंधित मुद्दों के बारे में अधिक जानकारी के लिए जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़िए। ठीक है। जीएस पेपर 2, जीएसटी परिषद के प्रस्ताव केंद्र और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। तो गुजरात जो हाई कोर्ट है उसने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय आयातकों में समुद्री माल पर एकीकृत माल और जो जीएसटी है, आईजीएसटी इंटरस्टेट इंटीग्रेटेड जो जीएसटी है वो नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय में इस फैसले को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत द्वारा की गई टिप्पणी। तो इसमें जो जीएसटी काउंसिल है उसकी सिफारिशों की जो प्रवृत्ति है वो प्रत्ययकारी परसुएसिव होती है और ये सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी नहीं होती। ठीक है। एक तरह से ये वो होती है, मतलब डिक्लेयर करने वाली होती है, सिर्फ बता देती हैं पर ये किसी पे अनिवार्य नहीं होती है। ठीक है। अनुच्छेद 246 के ए के अनुसार संसद और राज्य विधानसभा के पास जीएसटी पर कानून बनाने के लिए समान, समकालिक और अद्वितीय शक्ति है। दोनों के पास ही, राज्य और संसद दोनों के पास। इस फैसले के निहितार्थ अगर हम देखें तो शीर्ष अदालत ने इस फैसले का कई अन्य मामलों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, जिसमें राज्य सरकार जीएसटी परिषद के फैसले से खासकर जून में जो समाप्त होने वाला मुआवजे की जो अवधि होती है उसके आलोक में सहमत नहीं है। ठीक है। इस फैसले में जीएसटी परिषद की भूमिका जीएसटी मुद्दों पर सलाह देने और सिफारिश करना उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। जीएसटी परिषद की सलाह को स्वीकार करना और कानून में उचित संशोधन करना स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य विधानसभाओं का अधिकार क्षेत्र है। जीएसटी होता क्या है? तो एक तरह का सिंगल टैक्स होता है जो कि निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एकल कर है। यह वर्तमान कराधान योजना के विपरीत एक डेस्टिनेशन बेस्ड कर होता है, जहाँ पे मतलब सामान आखिरी में उतरता है, ये उस पर लगता है। ठीक है। लद्दाख की पैंगोंग तसो झील। ठीक है। पैंगोंग तसो झील क्या है? भारत द्वारा पूर्वी लद्दाख में जो पैंगोंग तसो है, ठीक है, लद्दाख का जो पूर्वी भाग है उस झील पर चीन द्वारा एक पुल निर्माण किए जाने की बारीकी से निगरानी की जा रही है। ठीक है। वहाँ पे एक चीन पुल बना रहा है, उसकी बारीकी से जो है इंडियन वो निगरानी कर रहा है। ठीक है। पैंगोंग तसो झील के उत्तरी तट पर चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, पीएलए है, कुनार्क फोर्ट में, और झील के दक्षिणी तट पर, ठीक है, उत्तर में जो है पीएलए और दक्षिणी पर मोल्दो नामक जगह पर एक गैरिसन मोर्चाबंदी है। दोनों मोर्चों के बीच दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। ठीक है। उत्तर और दक्षिण के बीच में 200 किलोमीटर की दूरी पर सेना तैनात है। पैंगोंग तसो झील के उत्तरी और दक्षिणी दोनों किनारों पर निकटतम बिंदुओं के बीच की दूरी 500 मीटर है और इसी के बीच चीन का एक नया पुल बन रहा है, जिसके बनने के बाद दोनों सेक्टरों के बीच आवाजाही का लगभग 12 घंटे का समय घटकर मात्र 3 या 4 घंटे का रह जाएगा। ठीक है। पीएलए के लिए दोनों मोर्चों के बीच सैनिक और उपकरणों को स्थानांतरित करने में काफ़ी समय लगेगा। एलएसी से लगभग 25 किलोमीटर आगे स्थित है यह पुल। पैंगोंग तसो के बारे में देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संगोष्ठी झील, कॉन्क्लेव लेक। लद्दाखी भाषा में पैंगोंग का अर्थ है समीपता, मतलब पास होना। तिब्बती भाषा में तसो का अर्थ है झील। ठीक है। पैंगोंग तसो लद्दाख में 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। एक लंबी संकरी गहरी स्थलरूप झील है। इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। इसका निर्माण टैथीज भू सन्नति से हुआ है। एक खारे पानी की झील है। काराकोरम पर्वत श्रेणी, जिसके जहाँ पे क्या है K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली अनेक पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। यह तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भारत से होती हुई पैंगोंग तसो के उत्तरी किनारे तक समाप्त हो जाती है, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है। ठीक है। इसके दक्षिणी तट पर स्पुंगलर लेक की ढलान युक्त ऊंचे विखंडित पर्वत है। ठीक है। इस झील का पानी जो है एकदम शीशे की तरह स्वच्छ है, किंतु खारा होने की वजह से पीने योग्य नहीं है। इस स्थान पर विवाद का कारण क्या है? तो यहाँ पर क्या है, एलएसी जो है सामान्यतः यह रेखा पैंगोंग तसो की चौड़ाई को छोड़कर स्थल से होकर गुजरती है। ठीक है। और 1962 से भारतीय और चीनी सैनिकों को विभाजित करती है। पैंगोंग तसो क्षेत्र में यह रेखा पानी से होकर गुजरती है। दोनों पक्षों ने अपने क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए अपने अपने क्षेत्रों को घोषित किया। भारत का पैंगोंग तसो क्षेत्र में 45 किलोमीटर का दूरी तक नियंत्रण है तथा झील के शेष भाग को चीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 45 किलोमीटर भारत के द्वारा। अब फिंगर्स आपने सुनी होगी, 8 फिंगर्स, तो ये क्या है? तो पैंगोंग तसो झील में जो है चांग चैनमो रेंज है, उनकी पहाड़ियाँ आगे की ओर निकली हुई है, जिन्हें फिंगर्स कहा जाता है। 8 फिंगर्स विवादित हैं। इस क्षेत्र में भारत और चीन के बीच एलएसी को लेकर मतभेद भी है। भारत का दावा है कि एलएसी फिंगर 8 से होकर गुजरती है। ठीक है। और यहीं पर चीन की अंतिम सेना चौकी है। भारत के इस क्षेत्र में फिंगर 8 तक इस क्षेत्र की संरचना के कारण पैदल ही गश्त करता है, लेकिन भारतीय सेना का नियंत्रण फिंगर 4 तक ही रहता है।
दूसरी ओर चीन का कहना है कि LAC फिंगर 2 से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत कह रहा है 8 से और ये कहते हैं 2 से होकर गुजरती है। चीनी सेना हल्के विवादों वाहनों से फिंगर 4 तक तथा कई बार फिंगर 2 तक गश्त करती है। पेंगोंग तसो क्षेत्र में चीनी आक्रमण का कारण। तो पेंगोंग तसो जो है झील रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चुशुल घाटी जो है उसके नज़दीक है। ठीक है, 1962 के युद्ध दौरान चीन द्वारा मुख्यतः हमला चुशुल घाटी से ही शुरू किया गया था। चुशुल घाटी का रास्ता पेंगोंग तसो झील से होकर जाता है और एक मुख्य मार्ग है। चीन इसका उपयोग भारतीय अधिकृत क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए कर सकता है। चीन यह भी नहीं चाहता कि भारत LAC के आसपास कहीं भी अपने बुनियादी ढांचे को विस्तारित करे। चीन को डर है कि इससे अक्साई चीन और लहासा जो काशगर राजमार्ग है उस पर उसके अधिकार के लिए संकट पैदा हो सकता है। इस राजमार्ग के लिए कोई खतरा लद्दाख, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चीनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के लिए बाधा पहुंचा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है चीन तिब्बत विवाद। तो इन दोनों के बीच जो विवाद है वो तिब्बत पर अमेरिकी विशेष समन्वयक उजरा जया, ठीक है, जो अमेरिका से आए थे, उन्होंने हाल ही में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की सार्वजनिक यात्रा पर सिक्योंग या स्वयंभू केंद्रीय तिब्बत प्रशासन इनके नेता पेनपा तसेरिंग, ठीक है, ये तिब्बत के नेता थे, और अन्य अधिकारियों तथा तिब्बत समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस यात्रा को भारत सरकार की ओर से चीन के लिए एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है। चीन द्वारा तिब्बत संबंधी मामलों में किसी बाहरी दखल का विरोध किया जाता है और अमेरिकी विशेष समन्वयक की इस यात्रा को नई दिल्ली द्वारा सुसाध्य बनाया गया। तिब्बत की अवस्थिति अगर देखें तो हम एशिया में तिब्बत पठार लगभग 24 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित एक भूभाग है तथा आकार में चीन के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/4 है। ठीक है, यह तिब्बती आबादी के साथ साथ कुछ अन्य जातीय समूह को पारंपरिक मातृभूमि भी है। तिब्बत पर चीन के किस प्रकार अपना अधिकार स्थापित किया? तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PLA जो है उसके किए जा रहे दावे के अनुसार मंगोलों के नेतृत्व में युआन राजवंश के बाद से तिब्बत चीन का हिस्सा ही रहा है। 1951 में तिब्बती नेताओं को चीन द्वारा निर्देशित एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। ठीक है, इस संधि को क्या कहते हैं? 17 पॉइंट एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है और इसमें तिब्बती स्वायत्तता की गारंटी और बौद्ध धर्म का सम्मान करने का वचन दिया गया। लेकिन साथ ही इसमें जो लहासा जो तिब्बत की राजधानी है उसमें चीनी नागरिक और सैन्य मुख्यालय की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। ठीक है, उसके बाद हालांकि जो दलाई लामा सहित तिब्बती आबादी है इस संधि को अमान्य इनवैलिड मानते हैं और इनका कहना है कि इस संधि पर दबाव में हस्ताक्षर करवाए गए हैं। तिब्बत पर चीन के कब्जे को अक्सर तिब्बती लोगों का एक सांस्कृतिक नरसंहार के रूप में बताया जाता है। विदेशों में तिब्बती पूरे भारत में 1 लाख से अधिक तिब्बती बसे हुए हैं, जबकि शेष तिब्बती संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, मतलब इन सारी देशों में जो है बसे हुए हैं। उसके बाद देखिए कशांग एवं सिक्योंग ये कौन थे? तो ये जो है तिब्बती प्रशासन का सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालय है और इसमें 7 सदस्य होते हैं कशांग और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन में। कशांग केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालय होता है, इसमें 7 सदस्य शामिल है। सिक्योंग अर्थात राजनीतिक नेता। ठीक है, कशांग क्या है? केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन कशांग जिसे बोलते हैं इसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, इसके द्वारा भारत और बांग्लादेश में जारी अवसंरचना परियोजना के वित्त पोषण और निगरानी के लिए भारत के गुजरात प्रांत में एक क्षेत्रीय कार्यक्रम किया गया। ठीक है, NDB के बारे में अगर हम देखें तो ये क्या है? ब्रिक्स के जो 5 देश हैं उन देशों द्वारा संचालित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। 2013 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित 5वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना करके संबंध में सहमति व्यक्त की गई थी। ठीक है, स्थापना 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में आयोजित 6th जो ब्रिक्स सम्मेलन था उसके दौरान इसकी की गई। ठीक है, और 5वें में इसके ऊपर मतलब वो सहमति व्यक्त की गई थी। इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य 5 उभरते हुए बाजारों में वित्तीय और विकास सहयोग को बढ़ावा देना। मुख्यालय का है शंघाई, चीन में स्थित है। वर्ष 2018 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को संयुक्त राष्ट्र के साथ सक्रिय और लाभप्रद सहयोग करने हेतु एक सशक्त आधार तैयार करने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था, मतलब निगरानी जो करता है पर्यवेक्षक। मतदान विश्व बैंक जिसमें पूंजी शेयर के आधार पर वोट का निर्धारण होता है के विपरीत न्यू डेवलपमेंट बैंक में प्रत्येक भागीदार देश को एक वोट निर्धारित होता है। ठीक है, उसमें वोट का निर्धारित होता है, इसमें जो है एक प्रत्येक भागीदार देश को एक वोट दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पूंजी शेयर के आधार पर वोट देते हैं विश्व बैंक में, वर्ल्ड बैंक में। इसमें जो है प्रत्येक देश को एक वोट दिया जाता है तथा किसी भी देश के पास वीटो पावर नहीं होता है। भूमिका और कार्य क्या है इसके? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वैश्विक वृद्धि और विकास हेतु बहुपक्षीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं के मौजूदा प्रयासों में सहायता करने के लिए ब्रिक्स देशों, अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद अर्बन हीट आइलैंड GS पेपर 3 से है।
वर्तमान में देशों के कई हिस्से अत्यधिक तापमान का सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से शहरों की स्थिति ग्रामीण स्थानों की तुलना में काफ़ी गर्म है। ठीक है, इसका कारण क्या है? अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट नामक एक परिघटना होती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, परिघटना क्या होती है। तो जो ये परिघटना है वो अस्थायी परिघटना है। किसी शहर के कुछ हिस्सों में उसी दिन शहर के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है? एक ही शहर में विभिन्न जगहों के तापमान में अंतर मुख्य रूप से कंक्रीट के जंगलों से मिलते जुलते वातावरण में ऊष्मा के फंस जाने या अवशोषित होने के कारण होती है। कंक्रीट क्यों फंसती है? क्योंकि एसफाल्ट और जो कंक्रीट होता है उसमें सीमेंट होता है, वो क्या करते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। तो अर्बन हीट बनने के ये कारण क्या है? शहरी इमारतों में निर्माण के लिए एसफाल्ट और कंक्रीट जैसी कार्बन अवशोषक सामग्री की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन सामग्रियों से निर्मित अवसंरचनाओं की काफ़ी मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है, जिससे शहरों का सतही औसत तापमान बढ़ा जाता है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों की कई संरचनाओं के बाहरी परतें या सतहें गहरे रंग की होती हैं। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने सुना होगा, डार्क कलर क्या है, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। इन सतहों से ऊष्मा का परावर्तन या एल्बिडो कम और ऊष्मा का अवशोषण अधिक होता है। ठीक है, शहरों की ऊंची इमारतों और आमतौर पर इसके साथ लगी हुई छोटी सड़कें वायु के संचरण को बाधित करती हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हवा को रोक देती हैं, हवा की गति को कम कर देती हैं। परिणाम क्या होता है? किसी भी प्राकृतिक शीतलन प्रभाव को कम करती हैं। इस प्रभाव को शहरी घाटी प्रभाव के रूप में, अर्बन कैनोयन इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग भी गर्मी ऊष्मा के प्रभाव को बढ़ाता है। वृक्षादन और हरित क्षेत्रों में कमी भी अर्बन हीट आइलैंड बनने का मुख्य कारण होती है। ठीक है, तो इसको कैसे कैसे कम कर सकते हैं? पेड़ पौधे लगा के। ठीक है, ऊष्मा को परिवर्तित करने, जो डार्क कलर होता है उसका कम यूज़ करने पे, अवशोषण को रोकने, छतों और चबूतरों को सफ़ेद या हल्के रंग से रंगना चाहिए। किचन गार्डनिंग और बरामदों में पेड़ पौधे लगाए जाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रीलिम्स वडनगर, ये क्या है? लुम्बिनी में भाषण देने के दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने वडनगर का उल्लेख करते हुए कहा कि गुजरात में स्थित उनका गृहनगर वडनगर सदियों पहले बौद्ध अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर कुछ बौद्ध अवशेष और लगभग 20,000 कलाकृतियाँ पाई गई, जिसमें से कुछ जो है दूसरी शताब्दी की भी हैं। उत्खनन के दौरान मिली अन्य कलाकृतियाँ, तो स्तूप के अवशेष, टेराकोटा की मोहरें लगे हुए कटोरे जिन पर नमस्वगयाया उत्कीर्ण है, तथा चेहरे के आकार का पेडेंट जिस पर तिरत्व चिन्ह बना हुआ है। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद NSAC, ये क्या है? तो इसकी चौथी बैठक दिल्ली में हुई है। तो इसका गठन जो है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा किया गया। भूमिका क्या है? इसका कार्य सतत विकास, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु देश में नवाचार स्टार्टअप्स को विकसित करने के लिए सशक्त परिवेश का निर्माण करने हेतु आवश्यक उपायों पर सलाह देना। अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, सेंट विंसेंट व ग्रेनाडीन्स, तो ये क्या है? कैरिबियन में अवस्थित एक द्वीप है, द्वीपीय देश है। यह कैरिबियन सागर की पूर्वी सीमा के दक्षिणी छोर पर वेस्ट इंडीज में स्थित लेसर एंटिलिस के दक्षिण पूर्वी विंडवर्ड द्वीप समूह में अवस्थित है। संदर्भ के भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने हाल ही में सेंट विंसेंट के ग्रेनाडीन्स का दौरा किया। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिकाइटिस वायरस, अब ये क्या है? तो द लेसेंट की जो वो आती है वार्षिक में, वो न्यूज़ छप के आती है पत्रिका, उसमें प्रकाशित हुए अनुमान के अनुसार जो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस RSV है, उसके कारण होने वाली श्वसन संबंधी बीमारी के कारण 2019 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 1 लाख से अधिक मौतें हुई। ठीक है, RSV छोटे बच्चों में तीव्र निचले जो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है उसका सबसे आम कारण है। यह वायरस नाक, गले, फेफड़े, श्वास मार्ग को संक्रमित करता है। RSV किसी संक्रमित व्यक्ति की सांस के संपर्क में आने से फैलता है। गंभीर RSV बीमारी को रोकने के लिए पीलीवीजुमाब नामक एक एंटीवायरल दवा उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब का मकबरा, तो ASI जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, उसने हाल ही में मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे पर जाने पर 5 दिनों के लिए रोक लगा दी। 1618 से 1707 तक थे ये, 1707 में मर गए थे। छठे मुगल बादशाह ने आधी सदी तक अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। औरंगजेब ने आलमगीर, ठीक है याद रखिएगा, आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी। आलमगीर, वह नक्शेबंदी सूफी संप्रदाय से प्रभावित थे। औरंगजेब के बारे में अधिक न्यूज़पेपर में पढ़िए। ठीक है, तो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करिए एंड हैव अ गुड डे।